हरिद्वार में अंतिम शाही स्नान के दौरान दिखा कोरोना का खौफ। बहुत कम लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। कुंभ मेले के अंतिम शाही स्नान में संतों ने मास्क लगाकर लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में पहुंचे बैरागी संत। उत्तराखंड में महंगी हुई बिजली की दरें। समय से भुगतान करने वालों, बीपीएल और 100 यूनिट तक खर्च करने वालों को मिलेगी राहत। और उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत। तो एक दिन में 5,000 से ज्यादा केस आए सामने। 39,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। मैं हूं जुबैर खान। कोरोना संकट के बीच हरिद्वार महाकुंभ में चैत्र पूर्णिमा के मौके पर अंतिम शाही स्नान पर संतों ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया। संत बेहद ही कम संख्या में लाव लश्कर के गंगा स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान संतों ने मास्क लगाया और अन्य लोगों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही शारीरिक दूरी के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं बैरागी संत बड़ी संख्या में पहुंचे। सुबह 9:30 तक हर की पैड़ी पर आम श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके बाद सबसे पहले पंचायती अखाड़ा निरंजनी के संत स्नान के लिए पहुंचे। आराध्य देव भगवान कार्तिकेय और मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद संतों ने गंगा में डुबकी लगाई। और हर आदमी को मांस का जरूर ऐसा है कि जो भी था समय सीमा के अंदर था। समय के साथ समय का पालन करते हुए तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए और हर आदमी को मांस का जरूरी था। कल हमने 8 बजे बैठक में सबको कह दिया था कि जो भी कोई मांस नहीं लगाएगा या हाथ में नहीं लगाएगा उसको जूना अखाड़े से या अखाड़े से उसको बाहर कर दिया जाएगा। सख्त मैंने उसमें नियम एक अड़ियल उसमें मैंने उसको अपनाया था। इसलिए प्रत्येक आदमी एक डिसिप्लिन के अनुसार कम से कम समय में हर के पौड़ी घाट खाली कराने में रहा गया और हर प्रकार से उनको प्रशासन में करते हुए जूना अखाड़ा समय से अपने ओवर टाइम में हर के पौड़ी से प्रस्थान किया। महाराज श्री है। और जो साधु संत हैं जो आर्यावर्त जो सनातन के हिसाब किताब से है, देखिए 14 तारीख को सूर्य नारायण भगवान इस कुंभ राशि में आए, बृहस्पति जी आए। कुंभ मेला न सरकार लगाती है न साधु संत लगाते हैं। ये ज्योतिष गणना के हिसाब से जब उस राशि में ये देवता आगमन होते हैं उसके बाद होते हैं। आज ये पूरे कुंभ अवधि का ये अंतिम स्नान कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद समापन की एक तरह से औपचारिक घोषणा हो जाती है। 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद सारे अखाड़े अपने अपने जो मूल निवास है या गंतव्य है जहां भी है उनमें जाना शुरू। कोरोना संकट के बीच महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान पर महामारी का असर दिखाई दिया। इसके बाद हर की पेड़ी समेत विभिन्न घाटों पर चैत्र पूर्णिमा का स्नान करने बेहद ही कम श्रद्धालु पहुंचे। शाही स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो गया था। इस स्नान पर आम श्रद्धालुओं को हर की पेड़ी पर स्नान करने के लिए सुबह 9:30 बजे का वक्त दिया गया था। हालांकि घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन संख्या बेहद ही कम रही। इसके बाद 9:30 के बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया। इस दौरान लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। चैत्र पूर्णिमा का ये पावन पर्व अपने आप में सनातन परंपरावादियों के लिए विशेष महत्व रखता है। वैसे तो प्रति माह पड़ने वाली पूर्णिमा भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पवित्र तिथि होती है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा विशेष तौर पर हमारे हिंदू जो मास होते हैं उनमें प्रथम मास चैत्र मास होता है, उसकी प्रथम पूर्णिमा होती है। इसलिए सभी सनातन परंपरावादी लोग इस दिन बहुत ही उत्साह के साथ एक उत्सव की तरह मनाते हैं। पहले सुबह पवित्र नदियों में विशेष तौर पर गंगा नदी में स्नान करते हैं और वहाँ पर ही स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। लेकिन
क्योंकि कुंभ का शाही स्नान है, कुंभ का ये पावन पर्व है। और कुंभ का ये पावन पर्व चूँकि हनुमान जयंती आज के दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती है और कुंभ का शाही स्नान है, इसलिए विशेष तौर पर हिंदू धर्मावलंबी लोग गंगा में स्नान करके हरिद्वार कुंभ मेले में अंतिम शाही स्नान के दौरान जहां इस बार श्रद्धालुओं की कम भीड़ देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान कोरोना नियमों का पालन भी करवाया गया। बता दें कि मंगलवार को शाही स्नान और हनुमान जयंती के साथ होने के चलते हरिद्वार पहुंचे लोग खुद को काफी सौभाग्यशाली मान रहे थे। स्नान है, लास्ट स्नान है और आज हनुमान जयंती भी है, सबसे विशेष पर्व है और सभी से ये कहा जाए कि अपना अपना डिस्टेंस दूर का पालन करें और नियम आधार पर रहें, आस्था में डुबकी लगाएं, क्योंकि ये सबके लिए है, महामारी कोई एक के लिए नहीं है और इसमें कोई ज्ञानी ध्यानी कोई ऐसा भावना से नहीं देखा जाता है। इसमें तो सभी को अपना अपना पालन करते हुए आप सभी का बड़ा हार्दिक स्वागत है। परम भक्त जो हनुमान जी ऐसे नहीं हुए, आज तक कोई भक्त उन जैसा नहीं हुआ। आज उनका भी जन्मदिन है, हनुमान जयंती है, सबसे बड़ा पावन त्योहार तो आज है। उन जैसा भक्त कोई आज तक नहीं हुआ जिन्होंने अपनी हृदय में उनकी तस्वीर प्रभु की दिखा दी। और बस उन्हीं के द्वारा ये कहेंगे कि जो भी भक्त यहाँ पर उनके श्रद्धालु कुंभ मेला 2021 के अंतिम शाही स्नान और कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने सभी को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड सरकार, मेला पुलिस और प्रशासन को भी आशीर्वाद और बधाई दी। पुलिस कर्मियों को, आईजी को, उत्तराखंड के शासन को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज हम लोगों का कुंभ संपन्न हो गया, निर्विघ्न तीनों शाही स्नान हो गए। मैं सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। कोरोना के रहने पर भी इतना श्रम किया आप सबने, हम आपके ऋणी भी हैं और आप। बढ़ते कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार को हुई बैठक में कई फैसलों पर चर्चा हुई। ये कहा गया कि मास्क ना पहनने पर अब 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्रिमंडल ने मई में टीकाकरण अभियान के तहत 50 लाख लोगों को 1 करोड़ डोज देने के लिए 450 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। वहीं शाही स्नान के बाद हरिद्वार में भी कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। बैठक में लॉकडाउन को लेकर भी बातचीत हुई और तय किया गया कि फिलहाल जिलाधिकारियों के स्तर से कोविड कर्फ्यू का पालन सख्ती से करवाया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्यों को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, कोटद्वार आदि शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी है। तय यह भी किया गया है कि हरिद्वार में भी शाही स्नान के बाद कर्फ्यू लागू किया जाएगा। वहीं मास्क न पहनने पर जुर्माने में 200 रुपए के स्लैब को खत्म किया गया है। अब 500 रुपए, 700 रुपए और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे में भी जोर दिया गया। मंत्रिमंडल ने कुंभ मेले के तहत बनाए गए 2 अस्पतालों को अलग 3 माह तक विस्तारित करने का फैसला किया। संविदा पर तैनात कर्मियों की सेवा जारी रखने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने मई के महीने में मुफ्त वैक्सीन अभियान को महत्वपूर्ण बताया है और इसके लिए करीब 450 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आपनू उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून में सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित लिंडे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन उत्पादन में कमी आ रही और दिक्कतों के समाधान का भी यकीन दिया।
इस मौके पर ऑक्सीजन प्लांट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत आपूर्ति समुचित तरीके से न होने की वजह से कई बार उनका उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इस समस्या के निदान के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क के सुधारीकरण की भी मांग उठाई। इस मौके पर लिंडे के पदाधिकारियों ने पहाड़ी क्षेत्रों में मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी सुझाव दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या जल्द ही हल की जाएगी। इसके लिए उन्होंने मौके से ही शासन के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट की हर कीमत पर समस्या का निदान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही है, ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट कंपनियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की मदद करें और अपनी भी मदद करें। राजधानी देहरादून में कोविड कर्फ्यू के दौरान लोग आपस की दुकानों से दैनिक जरूरतों का सामान खरीद सकेंगे। स्थिति स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रोजमर्रा के जरूरी सामान की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय तक खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री, फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, अंडा, मीट, मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला और पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी, जबकि निजी और सार्वजनिक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आप सभी देहरादून वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के दौरान जरूरी चीजें जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि हमारी राशन की दुकानें हो गई, फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी होगी, इसके अलावा अंडे की दुकान हो गई, मीट मछली की दुकान हो गई। इस तरीके की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रत्येक दिन खुलेंगी। इसलिए आप लोग बाजारों में भीड़ ना लगाएं, इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी और पर्याप्त सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें और इन सारी चीजों के लिए बाजार में अननेसेसरी भीड़ नहीं लगाएं। जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें, जिससे कि जिस कार्य के लिए ये कोविड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, हम 1 सप्ताह में ही उस कार्य को पूर्ण कर पाएं आप लोगों के सहयोग से। ऐसा मेरा अनुरोध है आप लोगों से। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप हैं, गैस की आपूर्ति है और इसके अलावा दवा की दुकानें हैं वो हमेशा खुली रहेंगी। और जिन लोगों को कोविड के टेस्ट कराने हैं या वैक्सीनेशन कराया जाना है, उन लोगों के लिए भी इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनके घर में चिकित्सीय आकस्मिकता है, वो लोग भी अस्पताल को पूरे फ्रीली जो है वो जा सकेंगे। लेकिन इन सारी छूटों का आप जुडिशियसली यूज करिए। अननेसेसरी बाहर इन छूटों को गलत कह करके, गलत चीजें बता करके नहीं जाएं, क्योंकि ऐसा करने पर जो है आपके विरुद्ध एक्शन हो सकता है। उत्तराखंड में सोमवार को 24 घंटों के अंदर 67 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 5058 लोग संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,56,859 पहुंच चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 67 कोरोना मरीजों की मौत के बाद अब तक 2,213 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 1,601 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इन्हें मिलाकर 1,12,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमित मामले तेजी से बढ़ने की वजह से सक्रिय मामले 39,000 के पार पहुंच गए। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने के साथ ही संक्रमितों की मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में कोरोना मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत दर से भी ज्यादा है। संक्रमण के साथ मरीजों की मौत रोकना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। इसके बावजूद संक्रमितों की मौत के मामले थम नहीं रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर 1.41% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर 1.13% है। प्रदेश में 5 दिनों के भीतर प्रदेश में 250 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नोटियाल का कहना है कि देश की आबादी में उत्तराखंड का हिस्सा करीब 1% है, लेकिन पिछले 5 दिनों में प्रदेश में हुई मौतों के आधार पर मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी हो गई है। उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अब कोरोना को लेकर पुलिस ने लाल कुआं में सख्ती और बढ़ा दी है। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग तेज कर दी है। यही नहीं, पुलिस की ओर से अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को भी बिना कोविड रिपोर्ट जिले में आने नहीं दिया जा रहा। ये जब से कोविड कर्फ्यू की घोषणा हुई है, बल्कि बाजारबंदी का जो आदेश हुए थे, उसके बाद बॉर्डर्स पे हमारी चेकिंग अभियान लगातार जारी है और तेज़ कर दिया गया है। यहाँ पे हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, यूपी से या देश के किसी भी हिस्से से, उनकी RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। अगर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं 72 घंटे की, तो उनको अलाउ किया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है। अभी नगर पालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र में हमारे जो कोविड कर्फ्यू की घोषणा हुई है कि 12 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली हैं लगातार, उन पर अपना सामान खरीदें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुकानें 12 बजे तक रोज़ खुल रही हैं। आवश्यक सेवाओं की जैसे ग्रोसरी हुआ और दूध हुआ, सब्जी हुआ, मीट मांस की, मछली की दुकानें हुई है, मेडिकल स्टोर सब खुले हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 12 बजे के बाद हम लोग इसका कड़ाई से पालन कराएंगे। कर्फ्यू के 12 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुलेंगे। इस तरह से कोई नहीं सुनवाई होती, नहीं मानते हैं लोग, तो उसमें कोई चालान करने की कार्रवाई प्रावधान है? हाँ, पहले उनको समझाया जाएगा, नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने की दिशा में हल्द्वानी में डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि आईजीएल से 10 टन ऑक्सीजन की कैप्सूल की आपूर्ति इस सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। शासन से कैप्सूल मंगवाने के लिए एक बड़े ट्रक की मांग की गई है। अभी आईजीएल काशीपुर से 10 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जिले में हो रही है। एक ही कैप्सूल से काम चल रहा है। बड़ा ट्रक ना होने की वजह से दूसरा कैप्सूल मंगवाने में समस्या आ रही है। डीएम गर्ब्याल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए शासन से एक बड़े ट्रक की मांग की है। बड़ा ट्रक मिलने के बाद ऑक्सीजन कैप्सूल मंगवाने की राह आसान हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां 24 घंटे के भीतर 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है, जो कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का मामला है। सुशीला तिवारी अस्पताल के एमएस डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि 24 घंटे के भीतर 30 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जो कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोरोना के 391 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 120 मरीजों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की टीम लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में जुटी हुई है। कोई ऐसा भी कि जैसे इस उम्र के ज्यादा आ रहे हो? ऐसा नहीं है, लेकिन जो एल्डरली वाले हैं ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बच्चों वाले में थोड़ा कम होते हैं। तो ज्यादातर हमारे
एल्डरली ज़्यादा होते हैं, 50 पहाड़ 60 के ज्यादा हैं या यहीं के लोकल के ज्यादा हैं? सभी है हमारे, तो पहाड़ के भी काफी हैं, सभी है, जो चमोली के भी आ रहे हैं, पौड़ी के भी, सबके हैं हमारे। अच्छा। और यूपी के डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई बरेली के आते हैं, बहेड़ी हैं, ये हैं बेलगी। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई गई। जहां एक तरफ कोरोना काल के दौरान मंदिरों में ताले लटके थे, तो वहीं लोगों ने मंदिरों के बाहर खड़े होकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संकट मोचन हनुमान जी हम सबको कोरोना से लड़ने की शक्ति दें और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय बजरंगबली। देहरादून में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने से जहां एक तरफ कोरोना के गंभीर मरीजों को बेड और आईसीयू उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं अन्य बीमारियों के मरीजों की भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। खासतौर से राजकीय मेडिकल अस्पताल में डायलिसिस कराने वाले मरीज परेशान हैं। बता दें कि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुछ महीने पहले ही 10 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर बनाया गया था, लेकिन इस बीच सेंटर के 2 कर्मचारियों के संक्रमित होने के चलते प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी हो गई है। अब 2-3 दिन पुराने मरीजों का ही डायलिसिस नहीं हो पा रहा। इसके चलते कई लोगों को मजबूरी में निजी अस्पतालों में महंगी फीस भरनी पड़ रही है। शुरुआत में डायलिसिस सेंटर में कोविड-19 सामान्य मरीजों को डायलिसिस सुविधा दी जा रही थी। तो आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि देहरादून में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने से जहां एक तरफ कोरोना के गंभीर मरीजों को बेड और आईसीयू उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं अन्य मरीजों की भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। खासतौर से राजकीय मेडिकल अस्पताल में डायलिसिस कराने वाले मरीज खासे परेशान हैं। आपको बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुछ महीने पहले ही 10 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर बनाया गया था, लेकिन इस बीच सेंटर के 2 कर्मचारियों के संक्रमित होने के चलते कर्मचारियों की कमी हो गई थी। अब 2-3 दिन पुराने मरीजों का ही डायलिसिस हो पा रहा है। इसके चलते कई लोगों को मजबूरी में निजी अस्पतालों में महंगी फीस भरनी पड़ रही है। उत्तराखंड में कोरोना काल में उपभोक्ताओं को बिजली महंगी होने से झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग ने सोमवार को नई दरें जारी की है। इसके तहत बीपीएल और 100 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में बढ़ोतरी से राहत दी गई। 101 यूनिट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के साथ ही फिक्स चार्ज भी देना होगा। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगी। सोमवार को नियामक आयोग कार्यालय में एलडीसी के वित्तीय वर्ष 2021-22 टैरिफ की जानकारी जारी की गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कोविड काल में प्रदेश के 5 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं, हिमाचल क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, 100 यूनिट प्रति माह तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। ना तो प्रति यूनिट कोई बढ़ोतरी की गई है और ना ही कोई फिक्स चार्ज में बदलाव किया गया है। अन्य श्रेणियों में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर 3.54% की बढ़ोतरी की गई है। और रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में सालियर गांव के पास सड़क हादसे में हुए अज्ञात युवक की मौत के बाद उसके शव की पहचान की गई है। मृतक का नाम अजब सिंह बताया जा रहा है, जो कि क्षेत्र में ही एक शादी समारोह से आया हुआ था। पहचान होने के बाद अजब सिंह के परिजनों को सिविल अस्पताल बुलाया गया, जहां परिवार मृतक का शव लेने पहुंचा। बता दें कि गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में सालियर गांव के पास 23 अप्रैल को एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। बाइक पर सवार 2 युवक थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था। घायल शख्स मेरठ के मवाना क्षेत्र का रहने वाला है और विकास नगर में एक कंपनी में काम करता है। लॉकडाउन के चलते वो वापस घर जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। हमारा भाई था एक मास्टर का नाम अजब सिंह मास्टर। अच्छा। शादी में गए थे और जी शादी में जब उधर से लौट रहे थे तो एक भाई गिरे मुसाफिर से, उन्होंने लिफ्ट ली और जी ये सालियर में उनका एक्सीडेंट हो गया। डिवाइडर से जो टकराई थी। डिवाइडर से जो टकराई था। कितनी उम्र थी उनकी? लगभग उम्र हो गई 40 साल। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के थे वो? रहने वाले अकोटा कला गाँव के थे। लक्सर। तो यहाँ किसी काम से आए होंगे? यहाँ शादी में आए थे। ठीक। रुड़की में सड़क हादसा 23 अप्रैल को हुआ था और उस वक्त मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मृतक की पहचान हो चुकी है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद परिजन
एक खास शोक से गुजर रहे हैं। तमाम परिजन और रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस जगह पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन को इस बारे में अवगत किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। परिजनों का कहना है कि इस जगह पर कोई पुलिस चौकी के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सड़क हादसों से आम जन बच सके। तो फिलहाल आपने उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत